इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों से मिडिल ईस्ट से जल्द निकलने को कह दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। ट्रंप के अनुसार ईरान से जंग 4 से 5 हफ्ते चल सकती है। जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा समय तक भी अभियान जारी रह सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि ये जंग लंबे समय तक जारी रह सकती है, क्योंकि अमेरिका अभी भी अपने लक्ष्य से काफी दूर है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। इस दौरान 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इनमें अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 176 बच्चे हैं। 750 से ज्यादा लोग घायल हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन हुई बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी मारे गए थे। अमेरिका के बाद ईरान, इजराइल इस जंग में सीधे आमने सामने हैं। ईरान और इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर? थल सेना की ताकत। ईरान में एक्टिव फोर्स की संख्या 6.10 लाख, इजराइल में एक्टिव फोर्स 1.70 लाख। ईरान में रिजर्व फोर्स की संख्या 3.5 लाख, तो वहीं इजराइल में रिजर्व फोर्स की संख्या 4.65 लाख। बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास 65.8 हजार और इजराइल में 35.9 हजार। ईरान में टैंक 1713 तो इजराइल में 1300। आर्टिलरी ईरान में 3405 और इजराइल में 1100। इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हमले जारी है। लेबनान में कई गांव खाली कराए गए हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह की गतिविधियों के कारण इजरायली रक्षा बलों को बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ रही है। हमारा मकसद नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वहीं लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजराइल के एयरबेस पर हमला किया है और इसे आगे भी जारी रखेगा। हिजबुल्लाह इजराइल के रडार और कंट्रोल रूम को भी निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमला लेबनान पर इजराइल के हमलों के जवाब में किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने इजरायली सीमावर्ती समुदायों पर गोलीबारी रोकने के लिए लेबनान में क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए सेना को आगे बढ़ने का अधिकार दिया है। सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है और ये संगठन इजराइल पर गोलीबारी करने की कीमत चुका रहा है और आगे भी चुकाएगा। इजरायली समुदायों पर सीधी गोलीबारी की संभावना को रोकने के लिए कब्जा करने और वहां से सीमावर्ती समुदायों की रक्षा करने का अधिकार दिया है। ईरान, इजराइल की एयरफोर्स की ताकत। ईरान में कुल एयरक्राफ्ट 551, इजराइल में 611। फाइटर जेट ईरान में 188 तो इजराइल में 240। अटैक हेलीकॉप्टर ईरान में 13 तो इजराइल में 48। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान में 87 और इजराइल में 13। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता विवाद अब हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच गया है। ये समुद्री रास्ता बहुत अहम है क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि ये रास्ता बंद है और जो जहाज यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में तेजी आई है और कच्चा तेल करीब $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। अगर हालात बिगड़े तो कीमत $100 तक भी जा सकती है। यहाँ से निकलने वाला ज्यादातर तेल एशिया के देशों जैसे चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जाता है। इसके अलावा जेट ईंधन और LNG की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ईरान, इजराइल की नेवी इस मोर्चे पर भी आमने सामने है। ईरान, इजराइल की नेवी की ताकत। ईरान में पनडुब्बी 25 तो इजराइल में 5। ईरान में फ्रिगेट युद्धपोत 7 और इजराइल में 0। देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल ने एक बने हुए बहुत लंबे समय से बना हुए प्लान के तहत ईरान पर हमला किया और पहले ही स्ट्राइक में उनके सुप्रीम लीडर खामेनी और उनके साथ कई और लीडर्स को ख़त्म कर दिया, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल था, रिपब्लिकन गार्ड के हेड शामिल थे। तो ये जब किया गया इसके पीछे अचानक नहीं हुआ, काफ़ी इंटेलिजेंस बिल्टअप हुआ था, काफ़ी समय से उनका नेटवर्क काम कर रहा था। ज़मीन पर
CIA और मोसाद के जासूस, साथ साथ हवा में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एवैक्स, सैटेलाइट, हर तरह से नज़र रखी जा रही थी। और जब ये मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी खमदे कंपाउंड में, वहाँ पर हमला किया गया और एक सटीक हमला किया गया। और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, जिस प्रकार से तोड़फोड़ है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बंकर बस्टिंग बॉम्ब का इस्तेमाल किया होगा ताकि जो भी अंदर हो वो ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, इसके बाद में और हमले हुए कई जगहों पर। अब लोगों को उम्मीद थी कि ईरान इसके बाद एक खौफ आ जाएगा, एक मेंटल ब्लॉक आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान भी मध्य पूर्व के न केवल अमेरिका और इजराइल की बेसिस पर हमला किया, इजराइल पर हमला किया, साथ साथ में मध्य पूर्व के और कई देशों पर भी जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस थी वहाँ पर भी हमला किया, जिससे इस समय में जो माहौल बना हुआ है वो मध्य पूर्व में काफ़ी खौफ का माहौल है और काफ़ी लड़ाई फैलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका का दावा है कि 2 दिन पहले तक गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के 11 जहाज थे, लेकिन अब वहां एक भी ईरानी जहाज नहीं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान कई सालों से इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को परेशान करता है और उन पर हमला करता रहा है। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार का कहना है कि समुद्री रास्तों की आजादी पिछले 80 साल से ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन के प्रमुख को बेरूत में मार गिराया है। साथ इन हमलों में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें खुफिया विंग के प्रमुख की मौत भी शामिल है। सऊदी अरब के कई शहरों में अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकियों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और रियाद में स्थित दूतावास से दूर रहें, क्योंकि उस परिसर पर 2 ड्रोन से हमले लगातार जारी हैं। दूतावास ने अपने आदेश में कहा कि हम किंगडम में अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें और दूतावास पर हमले के कारण अगली सूचना तक दूतावास से दूर रहें। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। ईरान ने बहरीन, इराक, UAE और कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस, तुर्की, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, UAE और ओमान। देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे। कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, लेकिन उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरेबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूँ। यानी जो और कंट्रीज हैं, हो भी सकता है कि वो इजराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए, और बदलाव का इफेक्ट ये कि अब चूंकि खोमेनी को मारा जा चुका है, वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है, और अगर वहां एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है, यानी कि वहां इस्लामिक शासन खत्म हो जाता है, तो बहुत मुमकिन है पहलवी में पहले की तरह, जैसे पहलवी के समय में अमेरिका ने ईरान को खुद होके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, शायद अब भी वो दोबारा दे दें। सुरक्षा कारणों से मिडल ईस्ट में सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। विज एयर ने इजराइल, दुबई, अबू धाबी और अमान की सभी उड़ानें रद्द कर दी है। लुफ्थांसा ने दुबई, तेल अवीव, बेरूत और मस्कट के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी है। KLM ने एम्स्टर्डम से तेल अवीव की उड़ानें रद्द कर दी है। ओमान एयर ने बगदाद के लिए सभी उड़ानें रोक दी है। रूस ने ईरान और इजराइल के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है। कुवैत ने ईरान के लिए उड़ानें रोक दी है। इराक ने अभी सभी आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजराइल ने भी सभी सिविल उड़ानों को रद्द कर एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने मिडल ईस्ट और इजराइल के पड़ोसी देशों के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी कई मिसाइलें दागी है और ये हमले लगातार जारी है। 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी। सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। एपिक फ्यूरी मतलब बहुत जबरदस्त और भयंकर गुस्सा होता है।
यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही ने फिर से मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू करने का फैसला किया। उनका टारगेट समुद्री रास्तों और इजराइल सीधी हमला करना शामिल है। हूती विद्रोहियों ने पहले रेड सी में जहाजों पर हमले और इजराइल पर हमले रोक दिए थे। जब ट्रंप प्रशासन के साथ समझौता हुआ था, इजराइल पर ईरानी हमले के बाद राजधानी तेल अवीव में लोगों ने बंकर में शरण ली है। ये भी देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज को भी वो बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं और एक आध डिस्ट्रॉयर पे शायद उन्होंने हमला भी किया। इन सबको देखते हुए इस समय जो माहौल है, देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल की जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, वो युद्ध करने रोकने के उसमें नहीं है। उन्होंने वार्निंग दी कि आपने और किया तो हम बहुत कड़ी बमबारी करेंगे। और ईरान ने भी अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु पर काफ़ी शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। अब देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस समय में शांति की गुंजाइश नहीं लग रही और अमेरिका और इजराइल वहाँ पर रेजिम चेंज की बात करवा के ही रहेंगे, उसके बिना शायद वो नहीं रुकेंगे। सर, इसका असर हमने कराची में भी देखा। कराची में अमेरिकी जो दूतावास है वहाँ पर भीड़ ने हमला कर दिया। खबर ये है कि 8 या उससे ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो भी हो गई है। इसको कैसे आप देखते हैं, अगर कराची में अमेरिकी दूतावास पे ये हुआ है तो? देखिए, खamenei शिया समाज के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। वो सुप्रीम लीडर के साथ साथ पहले इमाम भी रहे और काफ़ी शिया समाज में इज्जत है। आज जिस प्रकार से उनका मृत्यु हुई है उसका शिया समाज में काफ़ी रोष है। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान में जो प्रदर्शन है वो देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो उन्होंने दूतावास के ऊपर हमला किया, जिसमें ये भी सुनने में आया कि गोलीबारी भी हुई है और कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हो गए। लेकिन यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं कि शिया समाज ख़ास तौर से पाकिस्तान में अपने आप को काफ़ी दबा हुआ हमेशा महसूस करता है। वहाँ पर 80% जनता सुन्नी है, 20% शिया है और पहले भी शिया की मस्जिद, उनके मदरसों और उनके जो लोगों के ऊपर आक्रमण होते रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक गुस्सा जाहिर किया है, गुस्सा निकाला है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान जिस प्रकार से अमेरिका के साथ लग के चल रहा है, उनका पिछलग्गू बना हुआ है, उसको देखते हुए उन्होंने एक अपना गुस्सा जाहिर किया। भीषण जंग के बीच अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा था और यूएस और विदेश में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें पहले से थीं जो यूरोप और अमेरिका बेस पर हमला कर सकती थी और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें भी हो जाती जो सीधे अमेरिका तक पहुँच सकती थी। अगर ईरान के पास लंबी दूरी के मिसाइलें और न्यूक्लियर हथियार आ जाते तो ये मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए बड़ा खतरा बन जाता। बराक ओबामा द्वारा की गई ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म करने पर गर्व है। अगर ये डील न रोकी जाती तो ईरान 3 साल पहले ही न्यूक्लियर हथियार बना लेता और उसका इस्तेमाल भी कर लेता, मगर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अमेरिका और ईरान तो बिल्कुल एक तरह से कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे को देख के एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ईरान हमेशा ही कहता है डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, और अमेरिका भी चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने, अपनी मिसाइल की ताकतों को कम करे। और ये जो हमला हुआ है यहाँ पे ईरान का कहना है कि वो बातचीत चल रही थी, ऐसे में अमेरिका ने अचानक हमला कर रहे हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया और अमेरिका कह रहा है कि दुनिया में आज जो आतंक फैला रहे हैं उसका जिम्मा आपका है। तो दोनों देशों की विचारधाराएं अलग है, सोच विचार अलग है। यही कारण है कि अमेरिका वहाँ रेजिम बदली करना चाह रहा है और ईरान यहाँ पर अमेरिका को एक एग्रेसर मान रहा है, कानून तोड़ने वाली बातें कर रहा है। जंग के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल है। एयर इंडिया की AI 916D फ्लाइट दुबई से 149 यात्री और 8 कैबिन क्रू के साथ दिल्ली लैंड हुई। वहां फंसी भारतीय शटलर पीवी सिंधु भी वापस आई हैं। इसके अलावा दिल्ली से अमीरात की 3 फ्लाइट EK 500 दुबई से मुंबई, EK 526 दुबई से हैदराबाद, EK 568 दुबई से बेंगलोर और EK 542 दुबई से चेन्नई लैंड हुई। इसमें 217 यात्री क्रू सवार थे। अबू धाबी से भी एक फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई। इंडिगो भी सऊदी अरब के जद्दा से हैदराबाद,
मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए उड़ान भर रहा है। जो ईरान के द्वारा अटैक किए गए हैं और जो युद्ध चल रहा है इस समय में, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। खास तौर से विमान की जो उड़ान है उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो दुबई के ऊपर जो हमला हुआ है, दुबई में ही रोज़ की तकरीबन 1000 फ्लाइट्स आती जाती थी। 26,000 लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अलावा कतार हो गया, बहरीन हो गया, ये सब जगह पे, और इसराइल हो गया, ये सब जगह पे जब हवाई सेवाएं रुकी गई हैं तो पूरा ये बाधित हो गया है। और हमारे DGCA ने भी इसके बारे में वार्निंग दी है। डेफिनेटली इसका असर दुनिया पे पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ईरान जिस प्रकार से मध्य पूर्व के इन देशों पर हमला कर रहा है, ये एक मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप लोगों ने बातचीत नहीं की या हमारी बातें नहीं मानी तो मैं इस तरह से और हमले करता रहूंगा। पहले भी मध्य पूर्व के देशों ने अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप जंग मत छेड़ो, क्योंकि इसका असर हमारे। मुंबई से IGI एयरपोर्ट पहुंचे कि यात्री पीयूष ने बताया कि उनका सफर आसान नहीं था। अगर किसी के पास पैसे और जरूरी साधन ना हो तो उसे कई परेशानियां हो सकती। हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं थे, लेकिन हमलों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फोन पर लगातार अलर्ट आ रहे थे, जिससे डर का माहौल था। वो पहले दुबई से ओमान बॉर्डर इलाके पहुंचे, फिर वहां से मस्कट गए और उसके बाद मस्कट से दिल्ली पहुंचे। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, गॉड विलिंग वी हैव द रिसोर्सेज कि हमने वो किया। इसीलिए मैं किसी को ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यू गो एंड डू इट, बिकॉज रात में आई थिंक 9:30 बजे आई वाज अभी क्रॉस्ड ओवर द बॉर्डर, और बॉर्डर वाले वो छोड़ ही नहीं रहे थे बिना किसी एक RC, मतलब किसी गाड़ी की RC के। तो वो बड़ा मुश्किल था कि कैसे गाड़ी मिलेगी, कितने बजे ओमान मस्कट एयरपोर्ट पहुँचेंगे, नई कंट्री है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो वो सब मतलब डेफिनेटली आई वुड से एडवेंचर, बट हाँ आई वुड से स्टिल यूज दैट वर्ड वेरी सोच समझ के, बिकॉज टफ तो था देखो। और ऑब्वियसली रिसोर्सेज अगर नहीं हो आपके पास तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पूरे इस समय के दौरान क्या कुछ आप लोगों ने वहाँ पे फील किया? मिसाइल्स, ड्रोन्स, देयर वर सेवरल थिंग्स, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? सी, दुबई में एज सच कुछ ऐसा इशू, it was all business as usual. They were very good at interception of missiles and the drones. कुछ भी 2-3 जो निकले हैं, मतलब जो डिब्री गिरा है, मिसाइल्स या वो नहीं, डिब्री ही गिरा था, और वो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। एंड जो इंटरसेप्शन की जो आवाज़ आ रही थी ऊपर से, मतलब जो उनकी जो थर्ड मिसाइल्स जो उनके ईरान के रोक रहे थे वो लोग, उसकी जो आवाज़ थी वो बस वो स्कैरी थी, वो बहुत आ रही थी। तो वो आप देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट कि ओके हो रहा है, आवाज़ आ रही है, देन यू गेटिंग द अलर्ट ऑन योर फोन दैट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, डोर्स एंड एवरीथिंग एंड बी सेफ। तो वो डरावना था, रात में हर 2 घंटे पे जो आ रहा था वो डरावना था, बट इट वॉज, आई थिंक इट हैज़ मीटर डाउन नाउ अ लॉट। उस समय तो डर लगा था, झूठ क्यों बोलूँ, बट ठीक है, वी फाउंड आवर वे आउट। सो पहले पूरा गाड़ी से आप लोगों ने ट्रैवल किया, उसके बाद यू गॉट फ्लाइट एंड देन यू केम टू दिल्ली। Yeah, so दुबई से ओमान बॉर्डर बाय कार, एंड देन ओमान बॉर्डर से मस्कट बाय कार, एंड देन बाय फ्लाइट। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मस्कट से पहुंचे एक भारतीय ने बताया कि उन्हें 6 घंटे तक बस में बैठाए रखा। भारत सरकार को इस मामले में बात करनी चाहिए और मस्कट में कुछ नियम लागू करवाने चाहिए। दुबई जैसे शहरों में सरकार लोगों को समय समय पर मैसेज और अलर्ट देती है, वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए। W होटल में थे, वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब पार्किंग एरिया में उन्होंने वो बना रखा था कि यहाँ पे आप सेफ हो, आप यहाँ रहो। बहुत अच्छे से वहाँ सब कुछ उन्होंने इंतजाम किया हुआ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा वहाँ। लेकिन बस ये था कि वो वहाँ इधर उधर थोड़ा सा हो रहा था, तो हमें डर था, तो इसलिए शेलिंग या ड्रोन्स को सुने या धमाके वगैरह? हाँ, धमाके हमने सुने, लेकिन देखा नहीं हमने, क्योंकि हम लोग पार्किंग में थे। धमाके तो हो रहे थे और आ रही थी आवाजें, लेकिन हमने मतलब इतना देखा नहीं वहाँ से। ओरिजिनली कहाँ की रहने वाली है? जी, मैं रोहिणी दिल्ली की ही हूँ। कब गए थे आप दुबई? हम लोग 23 को गए थे और बहुत अच्छे से हम 5 दिन दुबई में बिताया। हमने बहुत एंजॉय किया। वापसी कब की थी आपकी? हमारी 1st की थी, 1 मार्च। हाँ। और कल हमें, मतलब हमने जैसे तैसे अपना एयर इंडिया की टिकट्स कराई, और तब भी मतलब थोड़ा सा वहाँ डर था, क्योंकि बार बार अलार्म बज रहा था वहाँ।
लेकिन बाद में सब ठीक हो गया और फाइनली हम बहुत अच्छा लग रहा है। बस लग रहा है कि अपने लोगों के बीच में आ गए। वहाँ भी हम अपनों के बीच में थे, लेकिन अपना देश वही। और मैं तो एयर इंडिया का और उनके जो पायलट्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करूंगी। उन्होंने हमें सेफली, ऐसी स्थिति में हमें सेफ। सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। अमेरिका इजराइल के घातक हमलों के बीच उसने पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। ईरान ने सिर्फ इजराइल नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी है। ईरान का कहना है कि खामेनेई की हत्या का बदला लेना देश का फर्ज और अधिकार है। ईरान हर हाल में अमेरिका को इसका जवाब देगा, पीछे नहीं हटेगा। जबकि अमेरिका कह रहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। इसके विपरीत इजराइल इसे लंबे समय तक चलने वाला अभियान बता रहा है। अब आगे देखना होगा कि ये जंग किस दिशा में आगे बढ़ता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।